हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है एसएससी के मॉक टेस्ट में। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वायरस को समथिंग बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग क्यों कहा जाता है। तो बेसिकली क्या है वो जो वायरस है, ठीक है, वो माइक्रोस्कोपिक है इसलिए ऐसा है क्या। वो होस्ट के ऊपर ही सरवाइव करते हैं, या वो नॉन सराउंडिंग में नॉन लिविंग रहते हैं, या वो नॉन वोलेटाइल होते हैं। तो बेसिकली क्या है, जब तक एक वायरस इन्वायरमेंट में है वो नॉन लिविंग है, और जैसे ही वो होस्ट के शरीर के अंदर जाता है तो वो लिविंग हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की। वो ये कह रहा है सेल की सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, यानी कि अगर सेल अकेली कैसे सरवाइव कर सकती है, ठीक है। तो सेल के दो पार्ट ऐसे हैं, एक प्लास्टिड और एक माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इनके पास अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम्स होता है, और ये अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, इसलिए प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया दो ऐसे पार्ट हैं जिनको सेल की सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। तो सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर थ्री की। तो वो ये कह रहा है कि सेल के अंदर। तो वो ये कह रहा है कि सेल की जो एनर्जी करेंसी यूनिट है उसको क्या कहते हैं। तो बेसिकली बात करें, सेल के अंदर जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है, और क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल होती है। और जो सेल के अंदर कोई भी जो एनर्जी बनती है वो एटीपी में टूटती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर फोर वो कह रहा है कि इसमें से रॉन्ग बताओ। क्लोरोप्लास्ट को हम कलर प्लास्टिड्स के नाम से भी जानते हैं, क्या बिल्कुल जानते हैं। ये सिर्फ ग्रीन कलर का ही होता है क्या, ये क्रोमोप्लास्ट में होता है क्या, और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प, जब क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा ही करेगा। और इसका जो बेस स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, क्योंकि ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये और बाकी कलर में भी मौजूद होता है, ठीक है, येलो और ऑरेंज कलर में भी ये मौजूद होता है। तो बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वो कह रहा है कि वैदिक के टाइम पर एक टर्म यूज हुआ करता था, अगन्य। तो उसका मीनिंग क्या हुआ करता था। तो इस टर्म का मीनिंग वो कह रहा है कि धन से रिलेटेड था क्या, अधर्म से रिलेटेड था क्या, या ऐसी कोई चीज जिसको नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो गाय के लिए अगन्य वर्ड यूज होता था, जिसका मतलब होता है नॉट मीन्स टू हार्म, यानी कि आपको गाय को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और म्यांमार के बीच का जो बॉर्डर है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है। तो बेसिकली बात करें, इंडिया और नेपाल के बीच का जो बॉर्डर है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो 1640 किलोमीटर है। भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो लेंथ है वो 107 है, ठीक है। और जो भारत और पाकिस्तान की करीब 3300 है। और बांग्लादेश के जो बड़ा है वो है 4। ये क्या इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर सेवन की। वो ये कह रहा है अभी इंडियन जो आईपीएल है वो कंक्लूडेड हुआ है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आईपीएल में जो ऑरेंज कैप मिलती है वो किसको दी जाती है। तो बेसिकली बात करें, पर्पल कैप तो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को मिलती है, और जो ऑरेंज कैप है वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को मिलती है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वो कह रहा है काला पानी का एक इशू है और कौन से देश के साथ है। तो बेसिकली 1815 में नेपाल के साथ एक ट्रीटी ऑफ सुगाली हुई थी, और ये ट्रीटी ऑफ सुगाली ये कहती है कि जो ये शारदा जो रिवर है, जिसको महाकाली या काली के नाम से भी जाना जाता है, वो भारत और नेपाल के बीच की बाउंड्री बनाएगी। बात करें क्वेश्चन नंबर नाइन की। तो वो कह रहा है कि वैदिक टाइम पर एक टर्म यूज हुआ करता था, लोहित अयस। ठीक है, एक श्याम अयस वर्ड यूज हुआ करता था, एक लोहित अयस यूज वर्ड हुआ करता था। तो जो श्याम अयस है, ठीक है, वो जो लोहित अयस्क है वो कॉपर के लिए यूज हुआ करता था, और जो श्याम अयस्क है वो गोल्ड उसके लिए आयरन के लिए यूज हुआ करता था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा।
बात करें नेक्स्ट की, वो कह रहा है कि लेटर वैदिक एज में लाइफ को चार हिस्स अर्ली वैदिक एज में लाइफ को चार हिस्सों में बांटा गया था, लेकिन लेटर वैदिक एज में एक स्टेज को कम कर दिया गया था, तो वो उसी स्टेज का नाम पूछ रहा है। तो अर्ली वैदिक एज में चार स्टेज हुआ करती थी, पहले से 1 से लेकर 25 साल तक लगभग ब्रह्मचर्य, उसके बाद फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और वनप्रस्थ यानी कि जंगलों में चले जाना, और लास्ट होता था संन्यास। लेकिन लेटर वैदिक एज में संन्यास को बंद कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है, इन फ्ले ये कुछ फिलोसफी है, इसको आपने मैच करना है। तो जो न्याय का जो सिद्धांत था, ठीक है, न्याय वाला जो सिद्धांत था वो गौतम ने दिया था, ठीक है। योग का सिद्धांत पतंजलि ने दिया था। उत्तरी जो मीमांसा थी वो जैमिनी ने, और पूर्व मीमांसा व्यास ने। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा। अगला कह रहा है, वैदिक के टाइम पर एक श्रेणी वर्ड यूज हुआ करता था, तो बेसिकली है क्या। तो जो व्यापारियों का जो ग्रुप है, ठीक है, व्यापारियों का जो ग्रुप है उसको श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। तो बेसिकली क्या है, एक लिपु लेख है जो इंडिया और नेपाल के बीच में विवाद का मुद्दा है। तो वो कह रहा है ये है कहाँ, तो इसके सारे ही ऑप्शन हो जाएंगे, पिथौरागढ़, कुमाऊं हिमालय, उत्तराखंड। ठीक है, पिथौरागढ़ जगह है कुमाऊं हिमालय में, उत्तराखंड में, डिस्ट्रिक्ट में। डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आईपीएल हुआ है इसमें कौन सा प्लेयर रॉन्गली मैच है। सबसे ज्यादा वैल्यूएबल प्लेयर का वैभव सूर्यवंशी को, ऑरेंज कैप सबसे ज्यादा रन बनाने पर वैभव सूर्यवंशी को, पर्पल कैप कैसिगो रबाडा को, इमर्जिंग प्लेयर भी सूर्य वंशी को। तो सारे के सारे ही प्लेयर सही है, कोई भी इसमें रॉन्गली मैच नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सबसे कम उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले कौन से आईपीएल की हिस्ट्री के अंदर सबसे कम उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। ठीक है, तो अब ये जैसे हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो सबसे बेस्ट जो कैच मिला है वो मनीष पांडे को, साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा फोर लगाए हैं, कैसिगो रबाडा ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, और वैभव सूर्यवंशी ने, ठीक है, क्या करे हैं, सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। तो उसको पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर वैभव सूर्यवंशी। अगला कह रहा है, सिंगापुर ओपन किसने जीत लिया है। तो साई सात्विक, राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने मिलकर फजर एफियान और मोहम्मद सोहिबुल फिक को हराया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन किस राज्य की है। क्या गुजरात की है, क्या महाराष्ट्र की है, तमिलनाडु की है, कर्नाटका की है। तो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन की बात करें, तटीय क्षेत्र की बात करें, तो गुजरात की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें सिंगरेला डायलॉग, तो सिंगापुर के अंदर एक सिंगरेला डायलॉग होता है जो बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा अटेंड किया जाता है। बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। जो कोई भी मूविंग फैन है, मूविंग फैन कह लो या मोटर कह लो, तो जितने भी जिन भी चीजों में मोटर होते हैं, ठीक है, वो किस सिद्धांत पे काम करते हैं। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करते हैं, और जो जनरेटर होते हैं वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20वें की बात करें, तो देखो अभी इंडिया इंडियन रुपीस और डॉलर का इशू चल रहा है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट किसे कहते हैं, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट उसे कहते हैं जिसमें जो इंडिया रुपीस के मुकाबले डॉलर की कीमत क्या होगी, ये उसकी मार्केट में होने वाली डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करेगा। आप जानते हो किसी चीज की जब डिमांड बढ़ जाती है तो उसके प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, और ऐसे ही अगर किसी चीज की सप्लाई कम हो जाती है तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित अगर फॉरेन करेंसी की वैल्यू डिटरमाइन होती है तो उसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 21, वो ये कह रहा है कि जो भारत के जो प्रेसिडेंट है वो जो हमारी जो आर्म फोर्सेस है, तीनों फोर्सेस है, उनके हेड है, और हमने कमांडिंग ऑफिसर की भी बनाई थी सीडीएस। तो बेसिकली क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो आंसर आ जाएगा इसका बी। असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। अगला कह रहा है कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो बाउंड्री है उसको काली नदी डिटरमाइन करती है, और ये 1815 में होने वाली ट्रीटी ऑफ सुगाली में हुआ था। तो अससन रीजन सही है और रीजन इसको एक्सप्लेन करता है, इस वजह से इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। लेटर वैदिक एज पीरियड में जो लोग थे वो पेस्टोरल थे। पेस्टोरल ऐसे लोगों को बोलते हैं जो
पशुपालन पे जिनकी कमाई टिकी हुई होती है और उनकी कमाई का जो मेन आधार होता है, ठीक है, वो पशुपालन ही होता है, ऐसे लोगों को हम पेस्टोरल कहते हैं। ठीक है। रीजन कह रहा है एग्रीकल्चर डोमिनेट करती थी क्या, तो ये देखो भाई कॉन्ट्राडिक्टरी ये बात है। ठीक है। एग्रीकल्चर डोमिनेट करेगी तो पेस्टोरल क्यों कहलाएगा, तो असर्शन सही है इसमें क्या है, असर्शन गलत है, रीजन सही है। ठीक है, क्योंकि लेटर वैदिक एज के टाइम पर पेस्टोरल की बजाय एग्रीकल्चर ही डोमिनेंट पार्ट था। बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, वो कह रहा है कि आर्यंस जो थे वो सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे। सप्त मतलब सात और सिंधु मतलब उसकी सहायक नदी। तो इस सप्त सिंधु क्षेत्र में, ठीक है, इंडस, उसकी 5 सहायक नदी, और इन एडिशन में गंगा थी, लेकिन इन एडिशन में गंगा नहीं थी। ठीक है, इन एडिशन में एक नदी थी सरस्वती। इस तरीके से टोटली 7 नदी हो गई थी। सिंधु सिंधु, उसकी 5 सहायक नदी और सरस्वती। इस वजह से इस क्षेत्र को सब सिंधु क्षेत्र के नाम से जानते थे। 25वें क्वेश्चन की बात करें, जो दो तरह का सेल डिवीजन होता है। सेल्डन और सवाल ने एक सेल थ्योरी दी थी जो ये कहती थी कि एक सेल है वो टूट के नई सेल बनती रहेगी और ऐसा कॉन्टिन्यूअसली प्रोसेस होता रहेगा। इसको सेल डिवीजन कहते थे। सेल डिवीजन दो तरह का था, एक माइटोसिस, एक मियोसिस। माइटोसिस में एक सेल दो हिस्सों में टूटा करती थी और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे वो सेम रहा करते थे, लेकिन मियोसिस के अंदर क्या होता था कि जो डॉटर सेल है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाया करती थी। और तो पहला पॉइंट कह रहा है मिटोसिस सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, बात तो सही है। ठीक है, और ये डिवीजन रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो दोनों ही बातें सही है। नहीं, ये जो माइटोसिस है वो ग्रोथ में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता, तो रीजन गलत है, असर्शन सही है। तो ये था हमारा मॉक टेस्ट। आपको क्लास को लीव करने से पहले बताना है कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं।